वो हया का हाथ थामकर इसे दूसरे रूम की तरफ ले गया। वहाँ एक और छोटा-सा कमरा था। इसके बाद सहन में एक और दरवाज़ा था जो कि घर के दूसरी तरफ खुलता था, जिससे वो लोग आसानी दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकते थे। मगर माविया का दिमाग कुछ और सोचने में लगा हुआ था। इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और सहन का जायज़ा लिया। कौन है यहाँ पर? जल्दी से खोलो दरवाज़ा। वो लोग यकीनन वहाँ पहुँच चुके थे और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो माविया? वो सामने दरवाज़ा नहीं दिख रहा तुम्हें? हम वहाँ से निकल जाते हैं, चलो। हया ने इसकी अकल पर मातम करते हुए इसे आइडिया दिया। हया प्लीज़ इस वक़्त मुँह बंद रखो और ये जो तुम्हारे पास दिमाग जैसी चीज़ है इसे कम चलाओ। माविया ने नीचे टैंक का ढकना खोलकर देखा, सामने पड़ी हुई स्टिक में इसमें डालकर इसकी गहराई का जायज़ा लिया जो कि ज़्यादा गहरा नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो माविया? वो लोग अंदर आ जाएँगे, निकलो यहाँ से। क्योंकि दूसरी तरफ अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश जारी थी। हया तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस टैंकी में छुपना पड़ेगा। हया की बातों को इग्नोर करते हुए माविया ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो दूरों ख़राब नहीं हो गया? भला इतनी ठंड में इस पानी में कैसे रह सकती हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम इस दरवाजे से क्यों नहीं निकल रहे हैं? हया ने हैरत का इज़हार करते हुए माविया को देखते हुए कहा। हया बहस का वक़्त नहीं है इस वक़्त, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालना अब। माविया ने इसे उठाकर नीचे टैंकी में उतारने में मदद दी। तुम कहाँ जा रहे हो? हया को एक दफ़ा फिर रोना आया। यही हूँ बेबी, आवाज़ नहीं निकालना ज़रा-सी भी। माविया इसे तसल्ली देकर तल्कीन करता हुआ टैंकी का ढक्कन बंद कर दिया। फिर जल्दी से जाकर इसे सहन वाले दरवाजे की कुंडी खोली और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। सहन में वापस आकर खुद पाइप के ज़रिए ऊपर छत पे चढ़ गया। वहाँ से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर वो अकेला होता तो निकल भी जाता, मगर हया के साथ मुश्किल ये थी कि वो तेज़ नहीं भाग सकती थी और हया को उठाकर वो खुद भी तेज़ नहीं भाग सकता था। नतीजा यही होता कि वो लोग इन दोनों को आसानी से पकड़ सकते थे। और इन लोगों के पास असला नहीं होता तो वो यहाँ छुपने के बजाय इनका मुकाबला करता, मगर अपनी और हया की जान बचाने के लिए इसे यही बेहतर तरीका लगा। थोड़ी देर में वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। दोनों कमरों को छान कर जब वो सहन में आए, वो देखो दरवाज़ा खुला है, लगता है दरवाजे से निकल गए। इनमें से एक आदमी बोला, पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर कॉल मिलाने लगा। शराजी साहब मौजरत के साथ, आज आपका काम नहीं हो सका। वो एएसपी हमारी सोच से ज़्यादा शातिर निकला। हमने पूरी कोशिश की कि वो बच ना पाए, मगर इसने चकमा देकर पहले लड़की को भगाया, फिर खुद भी फरार हो गया और हमारे 2 आदमी भी ज़ख्मी हो गए। शकील को अपना प्लान नाकाम होता हुआ महसूस हुआ तो इसने शराजी को कॉल मिलाकर बताया, नकारा इंसान हो तुम सब के सब। तुम 7 अफराद एक आदमी को ना नहीं सँभाल पाए। लानत है तुम सबके ऊपर। और मुझे फ़ोन करके इसका कारनामे क्या सुना रहे हो? गुम कर दो वहाँ से अपनी-अपनी शक्लें। आवेश राजी ने गुस्से में शकील को झाड़ते हुए कहा। शकील ने फ़ोन रखा और अपने साथियों को मुखातिब करता हुआ बोला, तुम दोनों इस रास्ते से जाओ और तुम लोग मेरे साथ पीछे के रास्ते से आओ। अगर इन दोनों में से कोई भी नज़र आए फ़ौरन गोली मार देना। शकील ने बाकी साथियों को हिदायत दी और वो लोग इस घर से निकल गए। चंद मिनट गुजरने के बाद जब माविया को यकीन हो गया वो लोग थोड़ी देर दूर निकल गए होंगे, तब वो वापस पाइप के ज़रिए उतरा। भागकर इसने सबसे पहले सहन का दरवाज़ा बंद किया और का ढक्कन हटाकर हया को पुकारा, हया हया मैं हूँ, अपना हाथ दो जल्दी। है माविया की आवाज़ सुनकर हया ने अपना काँपता हुआ हाथ बाहर निकाला। माविया ने इसका हाथ थामा तो वो यख बर्फ़ हो रहा था। उसे अंदाज़ा था इसी ठंड में ठंडे पानी में रहना हया के लिए ये यकीनन मुश्किल टास्क होगा। मगर जिस तरह हया ने सब्र और हिम्मत का मुज़ाहरा किया, माविया को इसकी भी उम्मीद न थी। माविया ने दोनों हाथों से पकड़कर हया को बाहर निकाला। वो पूरी तरह काँप रही थी, सर्दी से इसके होंठ नीले पड़ रहे थे। अगर थोड़ी देर और नहीं निकालते तो ये मैं यकीनन मर जाती। माविया के सीने पर अपना सर टिकाकर हया ने काँपते हुए कहा। कंधों तक इसकी साड़ी पूरी गीली हो चुकी थी। ऐसे ही मरने दे देता। चलो अंदर चलें। माविया से अपने बाजू में उठाकर कमरे में ले आया और कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर से लिटाया। दूसरी तरफ दरवाजे के पट बंद करके कमरे में मौजूद दरवाजे से लगाया। कोने में मौजूद ट्रंक में से 2 मोटी चादरें निकालकर वो हया के पास आया। हया उठो, ये गीले कपड़े उतारो और वरना और ठंड लगेगी। माविया इसके पास आकर बोला। दोनों चादर एक तरफ रखी और अपनी जैकेट उतारने लगा। हया ने वैसी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। हया माविया ने इसको पुकार कर इसकी गाल थपथपाए। हया ने एक दफ़ा आंखें खोलकर फिर बंद कर ली। वो वैसी ही सिमटी हुई लेटी थी। बेबी शायद आज तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। माविया ने झुककर हया को उठाते हुए कहा। तुम फ्री मत हो ज़्यादा भी। हया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। नहीं, मेरा यहाँ फ्री होने का कोई ख़ास इरादा नहीं, मगर घर जाकर फ्री होने से तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती अब। वो साड़ी का पल्लू नीचे गिराकर साड़ी की फॉल आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए कहने लगा। हया ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गीली साड़ी उतार कर एक तरफ रखी तो हया दोबारा लेट गई। हया उठो, इस तरह तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये गीले कपड़े उतार कर जैकेट पहनो फिर लेटना।
माविया ने हया को खड़ा करते हुए कहा, खुद सहन की साइड चला गया। हया ने ब्लाउज़ और पेटीक्यूट उतार कर माविया की जैकेट पहनी, जो कि इसके साइज़ से काफ़ी बड़ी थी। इसके हाथ आस्तीनों के अंदर कहीं गुम हो गए थे, मगर सर्दी में गीले कपड़ों की जगह ये नेमत लगी। जैकेट पहनकर हया चारपाई पर पड़ी हुई दोनों चादर उड़कर लेट गई। माविया अंदर आए तो हया को लेटे हुए देखा। इसकी साड़ी उठाकर दरवाजे पे लगी कोटी पर लटका दी ताकि वह सूख जाए, और खुद चारपाई के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल जल्दी में इसका गाड़ी में ही रह गया था। हया को अकेला छोड़कर वापस जाने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। ये घर किसका था, जाने कब कौन आ जाए, वो यही सोच रहा था। हम घर कैसे जाएंगे माविया? माविया की जैकेट और दो चादरें उड़कर सर्दी का एहसास कम हुआ तो हया को टेंशन शुरू हो गई। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? माविया ने हया का चेहरा थामते हुए फिक्रमंदी से पूछा। सर्दी नहीं लग रही मुझे, मगर मुझे घर जाना है, हया ने मुंह बनाकर बोला, और वो इस वक्त माविया को छोटे बच्चे की तरह लगी। माविया उठकर चारपाई पर इसके पास बैठा और झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। क्यों बेबी, मज़ा नहीं आ रहा पिकनिक का? देख ली अपनी ज़िद का अंजाम। अच्छा खासा मैं मॉम डैड के साथ चली जाती तो यूँ ख्वार ना होना पड़ता। वो अभी भी इस पर झुका हुआ अपने इसे बच्चों की तरह समझाते हुए बोला। अगर मैं नहीं होती तुम्हारे साथ, तुम्हारा क्या होता? हया ने नाराज़ होते हुए बोला। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आज तुम नहीं होती तो मेरी जान कैसे बचती? माविया ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, ज़्यादा मेरा मज़ाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? खौफ से हया से ना आगे सोचा गया और ना बोला गया, तो हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती तुम्हें इस 2 टके के पुलिस वाले से। माविया ने संजीदगी से इसको देखते हुए कहा। अल्लाह ना करे आइंदा ऐसी फुज़ूल बात मत करना प्लीज़। हया ने बेसाख्ता कहा और अपना हाथ इसके होठों पर रखा, जिसे माविया ने चूम कर अपने हाथों में ले लिया। इस वक्त प्यार आ रहा है अपने 2 टके के पुलिस वाले पर, या फिर प्यार हो गया है अपने 2 टके के पुलिस वाले से, या फिर इसे भी हमदर्दी मैं समझूं? माविया ने हया की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुम्हें ये हमदर्दी लग रही है, या फिर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ फँस गई हूँ तो प्यार जता रही हूँ? हया ने नाराज़ होते हुए माविया से पूछा। तो फिर क्या तुम्हें प्यार हो गया है? माविया ने इसके मुँह से सुनना चाहा। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने अभी चंद घंटों पहले मुझसे गाड़ी में कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हया ने इसको आज की गाड़ी वाली बात याद दिलाते हुए इतरा कर कहा। और तुम्हें गाड़ी उतरने से पहले ये भी तो कहा था कि मैं तुम्हें मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकता। माविया ने कहने के साथ इसकी थोड़ी पर अपने लब रखे। अब बताओ तुम्हें प्यार हो गया ना? माविया ने दोबारा पूछा। तुम हमेशा से मेरे साथ मनमानी करते आए हो, मुझ पर दोष जमाना, रोब चलाना, हक जताते हो। हया ने मौका देकर इसको उसकी गलतियों का बताया। भू बीवी पर अपना हक नहीं जताऊँगा तो क्या नैना पर जताऊँगा? मेरा रूप जमाने से तुम कहाँ मेरे रूप में आती हो? अगर आसानी से पिट पट जाती तो धोस जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हया के बालों में अपनी उँगलियाँ फँसाकर इसका चेहरा ऊपर करके गर्दन पर झुका। अब बताओ तुम्हें प्यार हो गया ना? माविया ने फिर इसकी आँखों में झाँकते हुए पूछा। नैना से याद आया, अब तुम कभी भी है नैना से हँसकर बात नहीं करोगे, बल्कि इसकी तरफ देखोगे भी नहीं। हया ने इसकी दूसरी गलती बताई और साथ में तंबी की। ओके जानम, नैना को मैं अपनी बहन मान लेता हूँ आज से। अब बोलो ना, तुम्हें प्यार हो गया ना? माविया ने इसके रुखसार पर होंठ रखते हुए एक बार फिर पूछा। कल तक तो तुम 4 शादियाँ करने का इरादा रखते थे। हया ने माविया को इसकी एक और संगीन गलती के बारे में बताया, जिस पर माविया ने अपने होठों को आपस में दबाकर अपनी हंसी को रोका। आइंदा 4 शादियों के बारे में मुँह से बोलना तो दूर की बात, कभी दिमाग में भी ख्याल नहीं लाऊंगा। अब बोलो ना, तुम्हें प्यार हो गया ना? माविया ने इसके दूसरे रुखसार पर अपने होंठ रखते हुए फिर पूछा। कल तुमने मेरा हाथ मोड़ा और मुझे कमरे से निकल जाने के लिए कहा। हया को इसकी एक और गलती याद आई। आगे से अब कोई फजूल हरकत नहीं करूँगा। अगर अब हाथ मोड़ा तो तुम डैड से कह देना, वो यकीन इस दिन से भी ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ लगाएंगे, और अगर मुझे गुस्सा तो रूम से मैं खुद निकल जाऊँगा। अब तो हो गया, प्यार हो गया ना? माविया ने इसका हाथ चूमते हुए पूछा। कल तुमने सबकी तारीफ़ की, मम्मा की, सनम की, यहाँ तक इस चुड़ैल नैना की भी, और मुझे एक नज़र तक देखा तक नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। हया ने माविया को इसकी गलती के बारे में बताया, जिसका दुख इसे कल से खाया जा रहा था। बेबी, कल तुम पर्पल ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। इस ड्रेस पे मॉम से उधार मांगी हुई चुड़ली काफ़ी मैच कर रही थी। बस कल जो लिपस्टिक लगाई थी ना पिंक कलर की, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे, बाकी सब परफेक्ट है। अब बताओ यार, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया ना? माविया ने अब की बेचारगी से पूछा। वो उधार मांगी की ज्वेलरी नहीं थी, आंटी ने मुझे खुद ऑफ़र की थी, जो उन्होंने बाद में मुझे गिफ्ट कर दी। इसलिए अब मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अब वो ज्वेलरी मेरी मलकियत है। हया ने ब्रूच का आकर इतरा कर कहा। ज्वेलरी से पहले मेरी मॉम अपना सबूत भी तुम्हें गिफ्ट किया है बेबी। मैं भी तुम्हारी ही मलकियत हूँ। बताओ ना प्लीज़, तुम्हें प्यार हो गया ना? माविया ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछा।
हाँ माविया मुराद, मुझे आपसे प्यार हो गया है। हया के इकरार पर माविया ने जानदार मुस्कुराहट के साथ इसको देखा और अपने होठ हया के होठों पर रख दिए। आज हया को माविया की कुर्बत का एहसास ज़रा बुरा नहीं लगा, ना इसने माविया को खुद से दूर हटाने की कोशिश की। थोड़ी देर गुजरी, बाहर से किसी जानवर के खराने की आवाज़ आने लगी। हया के डरने पर माविया खड़ा हुआ और रिवॉल्वर हाथ में लेकर खिड़की से बाहर झाँका। रिलैक्स, कोई नहीं है। माविया ने हया को तसल्ली देते हुए कहा और वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। माविया, तुम्हें भी सर्दी लग रही होगी ना? जैसे जैसे रात बढ़ रही थी सर्दी भी बढ़ रही थी। हया ने माविया के एहसास से बोला, बेबी अगर तुम मुझे जैकेट वापस करने का इरादा रखती हो या अपने साथ चादर शेयर करने का बोलती हो तो सोच लो, दोनों सूरत में फ्री होने का काम यही हो जाएगा। माविया ने शरारत से हया को देखते हुए कहा, तुम पर तो तरस भी नहीं खाना चाहिए, तुम हो ही 2 टके के पुलिस वाले। हया ने इसकी बात पर झपकते हुए कहा तो माविया हंस दिया। रिलैक्स होकर सो जाओ थोड़ी देर। माविया ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हया ने इसको उठता देखकर पूछा। यहीं हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। वो पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकालता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद हया को नींद आने लगी तो वो सो गई। माविया ने सारी रात कुर्सी पर बैठकर सोते जागते गुजारी। वो भी बात लेकर निकली थी। आज इसका इरादा फ़िज़ा के दरवाज़ा खटखटाने से पहले रूम से निकलने का था। गर्दन मुड़कर इसने हादी को देखा जो अभी भी सो रहा था। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करती थी कम था। इसे बहुत चाहने वाला शौहर मिला था। हादी को सोता हुआ देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बेड के करीब आकर अपने गीले बालों को हादी के चेहरे पर लाकर ज़ोर से झटका। चेहरे पर पड़ने वाली पानी की बूंदों से हादी की नींद में खलल पड़ा और उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने सनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। सुबह बखैर, सनम ने मुस्कुरा कर कहा। हादी ने इसका हाथ खींचकर अपने ऊपर गिराया। सनम के होठ इसके गालों को छू गए। वैसे तो जगाने का वो तरीका भी बुरा नहीं था जो तुमने अपनाया, मगर तुम इस तरह भी जगा सकती थी। सनम ने घूर कर इसको देखा और उसके गालों पर से अपनी लिपस्टिक का निशान साफ किया। हादी, आप भी न बस, अब जल्दी से उठकर बाहर आए, मैं आंटी के पास जा रही हूँ। इससे पहले वो रूम में आए। सनम ने उठते हुए कहा, अरे यार, अब इतनी भी जालिम नहीं मेरी मम्मा, फिक्र नहीं करो, आज नहीं आएंगी। हादी इसको अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, अब सुबह का आगाज़ हो गया, बच्चे बच्चों की तरह रिएक्ट करें। सनम ने इसका मूड बदलते हुए देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा ये बच्चा अच्छा है? ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है और सामने वाले को जब तक नहीं बख्शता जब तक अपनी ज़िद पूरी ना करे। हादी कहते हुए उसके ऊपर झुका। हादी, बिलाल अंकल। सनम ने घबरा कर खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। हादी ने एकदम पीछे होकर खिड़की की तरफ देखा जो कि बंद थी, मगर इतने में सनम उठकर रूम के दरवाजे की तरफ भागी। शावर लेकर जल्दी से बाहर आ जाए, मुस्कुराते कर कहती हुए रूम से निकल गई। इसकी शरारत समझकर हादी मुस्कुरा दिया। हया, उठो, अब में हमें निकलना है यहाँ से। माविया ने हया को उठाते हुए कहा। हया की आंख खुली तो इसकी साड़ी माविया ने इसके हाथ में थमाई जो कि अब सूख चुकी थी। इसको पहनो, फिर निकलते हैं। माविया बोलता हुआ घर से बाहर निकला था कि चारों तरफ का जायजा ले सके। रात का अंधेरा दिन के उजाले में तब्दील हो चुका था, इसलिए वो हया को लेकर वहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहता था। वापस घर में आया तो हया वैसी की वैसी बैठी थी। हया, हमें निकलना है, तुम वैसी की वैसी बैठी हो, चेंज क्यों नहीं किया तुमने? हया, जो कि अभी भी चादर ओढ़े बैठी हुई थी, माविया ने आकर इससे पूछा। मुझे कल साड़ी आंटी ने बांधी थी, मुझे तो ये नहीं पहनने आती। हया ने परेशानी से माविया को देखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर माविया का दिल चाहा अपना सर पीट ले। चलो, सुबह होते ही नया रोल है शुरू। माविया ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। माविया, अगर अब तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। हया ने इसे धमकाते हुए कहा। बेबी, साड़ी बांधने की मैं कोशिश करता हूँ, ब्लाउज पहनना आता है या ये भी मैं पहनाऊँ? माविया ने हया को सुस्त बैठे हुए देखकर कहा, जिस पर हया ने इसको घूर कर देखा। अच्छा, तुम यहाँ से जाओ, मैं ब्लाउज पहनती हूँ। हया ने नीचे झपकते हुए कहा। मैं अब कहीं नहीं जा रहा, दूसरी तरफ मुँह कर रहा हूँ, जल्दी से पहनो। माविया ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। अब क्या करना है माविया? हया की आवाज़ का माविया ने पलट कर देखा। हया ब्लाउज और पेंटिकोट पहने हुए अपने दोनों हाथों को क्रॉस की शक्ल में शोल्डर पर रखे हुए खड़ी थी और हल्के हल्के कांप रही थी। माविया इसके पास आया, इसके दोनों हाथ सीधे किए, साड़ी उठाकर लंबा सांस खींचा। साड़ी का एक सिरा पकड़कर इसे पेटीकोट के अंदर अड़सा तो हया उछल कर पीछे हुई। क्या हुआ? माविया ने हैरानगी से पूछा। वो मुझे गुदगुदी हो रही है, हया ने बेचारगी से कहा। हया, आप चुप करके खड़ी रहो, बिल्कुल सीरियस होकर। माविया ने टपकने वाले अंदाज में कहा। हया दोबारा सांस रोककर खड़ी हो गई। 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली साड़ी बन गई। बहुत महारत से तो नहीं, मगर इस काबिल थी कि अब इसमें बाहर निकाला जा सके।
ये जैकेट इसके ऊपर पहनो, माविया ने हया को बोला क्योंकि साड़ी बांधते हुए इसको हल्की सी हरारत हया को छूकर फील हो रही थी। हया ने जैकेट पहन लिया, उसको देखने लगी जैसे कुछ कहना चाह रही हो। अब क्या होगा? अब क्या हुआ? माविया ने इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए पूछा। क्या पुलिस की ट्रेनिंग के वक्त तुम लोगों को साड़ियाँ बांधना भी सिखाई जाती हैं? हया ने मासूमियत से पूछा। इसका अंदाज़ा ऐसा था कि माविया के लबों लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। सुधर जाओ तुम, माविया ने हाथ की मुट्ठी का मुक्का बनाकर हल्के से इसके गाल पर लगाया। पुलिस वाले की बीवी होने के नाते ये थोड़ा मुश्किल काम है। हया ने उबरू उचका कहा। माविया ने अफसोस से सर हिलाया। चलें अब, हाँ हंसी दबाते हुए माविया ने कहा। वो दोनों अपनी कार के पास पहुंचे तो कार खस्ता हालत में वैसी ही खड़ी थी। माविया ने चेक किया, दोनों के मोबाइल और हया का क्लच मौजूद नहीं था। काफ़ी देर वेट करने के बाद कोई सवारी वहाँ से गुजरी तो लिफ्ट की मदद से वो लोग घर पहुँचे। आप क्या कर रही हैं आंटी? मैं कुछ हेल्प करवाऊँ आपकी? सनम ने किचन में आते हुए फ़िज़ा से बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी ज़ालिम सास हरगिज़ नहीं हूँ जो दूसरे दिन अपनी ही बहू से किचन में काम करवाऊँ। फ़िज़ा ने मुस्कुराकर देखते हुए सनम को कहा, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप काम कर रही हैं और मैं बैठूँ। सनम ने फ़िज़ा को देखते हुए कहा, जो कि फ्राई पैन में ऑयल डालकर चूल्हे जला रही थी। चंदा, मैं रोज़ थोड़ी किचन में आती हूँ, आज बिलाल साहब की फ़रमाइश थी कि इन्हें नाश्ते मेरे हाथ से करना है, इसलिए नाश्ता बना रही हूँ और तुम हाथी के पास बैठ जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फ़िज़ा ने केटल में चाय चेक करते हुए कहा। वो तो अभी रूम में ही है। वैसे हाथी को नाश्ते में क्या पसंद है आंटी? सनम ने झिझकते हुए पूछा। इसकी बात सुनकर फ़िज़ा मुस्कुराई तो सनम नज़रें झुका गई। बहुत लकी है मेरा हाथी जिसे तुम जैसी केयर करने वाली बीवी मिली। फ़िज़ा ने मुस्कुराकर इसके गाल थपथपाते हुए कहा। आंटी, मेरा दिल चाह रहा था आज हादी के लिए इनकी पसंद का कुछ बनाऊँ नाश्ते में। आप प्लीज़ बताएँ ना इन्हें क्या पसंद है? सनम ने इसरार करके पूछा। वैसे कल की दुल्हन से रिवाज नहीं है काम करवाने का, मगर तुम इतना फ़ोर्स कर रही हो तो ऐसा करो, हाफ़ फ्राई एग बना लो हादी के लिए। फ़िज़ा ने चूल्हे की आँच हल्की करते हुए कहा। सनम ने हिचकिचाते हुए पास पड़े बाउल में से अंडा उठाया। घर में कभी कुछ बनाया तो नहीं था, मगर साजदा को कई दफ़ा बनाते हुए देखा था। इसने जैसे ही अंडा तोड़कर फ्राई पैन में डाला, फ्राई पैन का गर्म तेल इसके हाथों में गिर पड़ा। वो चीखती हुए पीछे हुई। फ़िज़ा भी एकदम परेशान होकर इसकी तरफ बढ़ी। सनम, ये क्या कर लिया तुमने? दिखाओ अपना हाथ। गरम तेल गिरने से इसका हाथ जल चुका था। तकलीफ़ के एहसास से सनम ने रोना शुरू कर दिया। फ़िज़ा जल्दी ऑइंटमेंट लेने रूम में गई। इतने में बिलाल और हादी शोर की आवाज़ सुनकर किचन में आए। सनम, क्या हुआ तुम्हें? हादी ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा जो कि सुर्ख हो रहा था। ये लो हादी, ये लगा दो जल्दी से। फ़िज़ा ने ऑर्नामेंट हादी को देते हुए कहा। वाह फ़िज़ा बेगम, क्या कहने हैं तुम्हारे? कल की आई हुई बहू को आज ही जलाने की कोशिश शुरू कर दी तुमने। सही की सांस होने का सबूत दिया है तुमने। बिलाल ने माहौल की टेंशन कम करने के लिए फ़िज़ा को निशाना बनाया। बिलाल, शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसने इसरार किया था कि हादी के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाएगी, इसलिए इसको अंडा बनाने के लिए कहा। अगर तुमने अब मुझे कुछ कहा तो ये सारे अंडे तुम्हारे ऊपर शहीद हो जाएँगे मेरे हाथों से। फ़िज़ा ने रूहानसी अंदाज़ में कहा। अंकल आंटी ठीक कह रही हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। सनम ने रोते हुए बिलाल को देखते हुए कहा। मम्मा, बाबा, आप लोग चुप हो जाएँ प्लीज़ और चलें अब दोनों किचन से। हादी के बोलने पर वो दोनों किचन से बाहर निकल गए। क्या ज़रूरत है तुम्हें किचन में काम करने की? हादी ने सीरियस होकर इससे पूछा क्योंकि वो जानता था इसको कुकिंग नहीं आती। मैं अपने हाथ से आपके लिए कुछ बनाना चाह रही थी। सनम ने रोते हुए कहा। मेरे लिए कुछ बनाना चाह रही थी और अपने हाथ के छाले बना लिए, बेवकूफ़। हादी ने इसका हाथ देखते हुए कहा। अभी भी दर्द हो रहा है? हादी ने इसके आंसू साफ करते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो सनम ने इस्पात में सर हिलाया। हादी से किचन से बेडरूम में लेकर आया। फ़िज़ा ने इसे बिल्कुल बेड से उठने से मना कर दिया। नाश्ता हादी और सनम ने अपने बेडरूम में ही किया। वो दोनों घर पहुँचे तो नाइमा के सवालात की बौछार शुरू हो गई। कोई फ़िक्र एहसास है तुम दोनों को? इंसान फ़ोन कर देता है या कॉल रिसीव कर लेता है। तुम दोनों के नंबर पूरी रात खिज़र और मैंने ट्राई करते-करते थक गए, मगर मजाल है जो तुम दोनों के नंबर ऑन हो। नाइमा को कल रात से ही टेंशन थी कि वो दोनों घर नहीं लौटे, इसलिए इनके आते ही अच्छी तरह क्लास ली। मॉम अरसल ने रोक लिया था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। इसके घर में से सिग्नल का भी प्रॉब्लम होता है। अब तो आपके सामने है ना, हम दोनों फिर क्यों परेशान हो रही हैं? माविया ने नाइमा के गले में हाथ डालते हुए कहा। नाइमा ने माविया को घूर कर देखा, फिर हया को देखकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? हया का रंग जट पड़ रहा था और वो काफ़ी डर लग रही थी। हया, जाओ चेंज करो, मॉम इसको बेडरूम में नाश्ता दे दें, कल रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। हया के बोलने से पहले माविया ने नाइमा से कहा। हया को भी ऐसे ही फील हो रहा था क्योंकि इसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। तुम दोनों ही रूम में जाओ, मैं साजिदा से नाश्ता भिजवाती हूँ। नाइमा बोलती हुई किचन में चली गई। माविया और हया अपने रूम में आए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा।
मावी ने रूम में आकर इसका चेहरा थामते हुए कहा, जो कि बड़ा बुखार की हरारत से सुर्ख हो रहा था। शायद रात को ठंडे पानी में रहने का टाक इसको महँगा पड़ गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे पास होना चाहिए इस वक़्त। हया ने माविया को देखते हुए कहा। जब हया की तबीयत ख़राब होती थी, ज़ैन इसके पास ही रहता था। जल्दी आ जाऊँगा बेबी, जाना बहुत ज़रूरी है। 1-2 काम निपटा कर शाम से पहले आ जाऊँगा। माविया ने इसको बच्चों की तरह बहलाते हुए कहा और बेड पर बिठाया। इतने में साजदा नाश्ता लेकर आ गई। अपने सामने हया को नाश्ता करवा के मेडिसिन दी, लाइट बंद करके इसको कम्फर्ट उड़ाया। जब तक नींद लेकर उठोगी मैं आ जाऊँगा। इसके माथे पर लप रखते हुए माविया चेंज करने चला गया। दूसरी गाड़ी की कीस लेकर वो बाहर निकल गया। सबसे पहले इसका इरादा अवेश राजी के घर जाने का था। इसके बाद अपने और हया के लिए मोबाइल खरीद कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाना, फिर डीएसपी इफ्तिखार से मिलकर कल के सारे वाक़े से आगाह करना था। इसने सोच लिया था अवेश राजी को नहीं छोड़ना। यही सोचते हुए इसने गाड़ी अवेश राजी के घर के करीब रोकी। हया की शाम को आँख खुली तो अपना पूरा जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। शायद बुखार और ज़्यादा बढ़ गया था। वो अकेले रूम में लेटी हुई थी। इसे शिद्दत से ज़ैन की याद आई। आगे बढ़कर इसने रिकॉर्डलेस से उठाया और ज़ैन का नंबर डायल किया। ज़ैन की आवाज़ सुनते से ढेर सारा रोना आया। बाबा आप आ जाएँ मेरे पास। हया ने रोते हुए ज़ैन को बोला। हया की रोती आवाज़ सुनकर वो परेशान हो गया। मेरी जान क्या हुआ? तुम ठीक हो? माविया किधर है? ज़ैन इस वक़्त ऑफ़िस में था, इसलिए चेयर से उठते हुए पूछा। माविया काम से गए हुए हैं, अब मैं आपको मिस कर रही हूँ। हया ने बुखार की शिद्दत से जलती हुई आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जैन ने गाड़ी की चाबी उठाई। क्या हुआ, सब खैरियत है? बिलाल ने जैन से पूछा। मुझे लग रहा है हया की तबीयत ठीक नहीं है, माविया भी इसके पास नहीं है। मैं हया को देखने जा रहा हूँ। अब मुश्किल है वापस ऑफिस आना। आज इसको घर लेकर आऊँगा। बिलाल को बताता वो ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खोलो, माविया ने अवेश राजी के गेट पे खड़े होकर गार्ड से कहा। कौन हो भाई, किससे मिलना है? गार्ड ने माविया से पूछा। जाकर अपने बाप से कहो कि तुम्हारा बाप माविया मुराद तुमसे मिलने आया है। माविया के नाम बताने पर दूसरे गार्ड ने इसके हाथ के इशारे से अंदर जाने दिया। एएसपी कहो, कैसे आना हुआ? अवेश राजी को इसे अपने सामने जिंदा देखकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जद करते हुए इसने पूछा। बहुत ही कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं वो लोग जो पीछे वार करते हैं। खैर मुझे तुमसे उम्मीद भी ये नहीं थी कि तुम मर्दानगी का सबूत देते और सामने से वार करते। माविया ने अवेशी राजी को देखते हुए कहा, बहुत बोल रहे हो एएसपी। ज़्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। मेरे खिलाफ करने वालों की ज़बानें बंद करके आने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तुम्हें तो डरना चाहिए। तुम मेरे घर में आकर मुझे ही बातें सुना रहे हो। आए तो तुम अपने पैरों से चलकर हो, कहीं ये ना हो कि जाना तुम्हें चार कंधों पे पड़े। अभी शिराजी ने इसकी गलती का इसे एहसास दिलाया, जो इससे अकेले इसके घर आकर सर्द हो गई थी। मैं सिर्फ बोलता ही नहीं हूँ शिराजी, बल्कि जो करना होता है वो मैं कर गुजरता हूँ। मेरे वापस जाने की तो फ़िक्र नहीं करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आधे घंटे के अंदर सही सलामत वापस नहीं गया तो पूरी पुलिस टीम यहाँ पर होगी। तुम हमारे ही घर पे खड़े होके हमें ही धमकियाँ दे रहे हो। साहिर बीच में आकर एकदम माविया से बोला तो माविया ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पे मारा। एकदम से हामिद ने पिस्टल निकाल के माविया पर तानी। शिराजी ने हाथ के इशारे से हामिद को मना किया। तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ ना मैं, बीच में नहीं बोलना। माविया ने साहिर को देखकर संजीदगी से वार्न किया। हाँ तो शिराजी, मैं बोल रहा था यहाँ से मेरे जाने की फ़िक्र नहीं करो। अब तुम अपनी खैर बनाओ। कल जो घटिया हरकत तुमने अपने कुत्तों को भेज कर की है, इसका खमीज़ा तो तुम बहुत जल्द भुगतोगे। लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली के किसी भी फ़र्द को बुरी नज़र रखी या अब कोई भी साजिश की, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये तुम याद रखना। माविया इसे वार्न करता हुआ वहाँ से चला गया। अरे ज़ैन, कैसे हो? तुम बैठो। खिज़र ऑफ़िस से थोड़ी देर पहले ही घर आया था। नाइमा ने इसको ज़ैन की आमद का बताया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, जल्दी आ गए आज ऑफ़िस से? ज़ैन ने सोफ़े पे बैठते हुए खिज़र से पूछा। मैं ठीक हूँ, आजकल माविया भी चक्कर लगा लेता है ऑफ़िस का, तो मेरा जल्दी आना हो जाता है। तुम बताओ, सब ठीक है? खिज़र ने ज़ैन से पूछा। नाइमा भी वहीं आकर बैठ गई। हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हया की कॉल आई थी मेरे पास। तबीयत ठीक नहीं है इसकी, बस मुझे फ़िक्र होने लगी तो सोचा इसे देख लूँ। ज़ैन अपने आने का रीज़न बताया। क्या हुआ हया को? मुझे तो इल्म नहीं, कल रात तो ये दोनों गए हुए थे अपने फ्रेंड के घर, वहीं स्टे किया। नईमा ने मुझे फ़ोन पर बताया। फ़ज़ल ने ज़ैन को देखते हुए कहा, फिर नईमा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, हया की तबीयत ठीक नहीं थी। जब वो माविया के साथ घर पहुँची तो फ़ीवर हो रहा था। सुबह 2 दफ़ा मैं देखने गई थी, मगर सो रही थी, इसलिए जगाना भी मुझे मुनासिब नहीं लगा। नईमा ने खिज़र को देखते हुए बताया। खिज़र, हया की तबीयत ख़राब हो तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है। मैं चाह रहा था हया को अपने साथ ले जाऊँ। वैसे मेरा भी ध्यान अब हया की तरफ ही लगा रहेगा, जब तक इसकी तबीयत ठीक ना हो जाए।
ज़ैन ने खज़र को बताया, हाँ यार, इसमें पूछने की कौन-सी बात है, तुम इसे कुछ दिनों के लिए ले जाओ, अच्छा है वो रुकी भी नहीं है शादी के बाद से। खज़र ने ज़ैन की बात की तायद करते हुए कहा, फिर तुम माविया को बता देना, काफ़ी देर से इसके नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ मगर इसका नंबर बंद है। ज़ैन ने उठते हुए कहा, भाई बैठे, साजिदा चाय ला रही है। नाइमा ने ज़ैन से कहा, नहीं भाभी, जो हूर वेट कर रही होगी, आप हया को बुला दें। ज़ैन ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, क्या हो रहा था? रात के खाने से फ़ारिग होकर सनम मोबाइल पर नाइमा से बात कर रही थी। हादी ने बेडरूम में आकर सनम के पास बैठते हुए कहा, मॉम से बात कर रही थी, क्या कोई गेस्ट आए हुए थे? सनम ने मोबाइल को एक तरफ रखकर पूछा, मम्मा की फ्रेंड आई हुई हैं। हादी ने इसे बताया तो सनम उठकर रूम से जाने लगी। हादी ने इसका हाथ पकड़ा, अभी मैं आया हूँ और तुम जल्दी यहीं बैठे मेरे पास। हादी ने सनम को अपने पास सोफे पर वापस बैठाते हुए कहा, दिखाओ अब हाथ कैसा है? हादी ने इसके हाथ के ज़ख्म का जायज़ा लेते हुए कहा, अब तो बेहतर है, ठीक हो जाएगा, सब परेशान हो गए मेरी वजह से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आंटी की भी कोई गलती नहीं थी, मैंने इनसे कहा था कि मैं नाश्ता बनाना चाहती हूँ। सनम के बताने पर हादी ने मुस्कुराकर इसके हाथ को होठों से छुआ, तो पूरा पूरा प्लान है तुम्हारे मैदे के ज़रिए दिल में घर कर लेने की, ऐसी कोशिश आप करना बेकार है, ये काम तुम पहले ही कर चुकी हो। हादी ने इसको देखते हुए कहा, नहीं, मेरा दिल चाह रहा था अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाऊं। सनम ने अपने हाथों की उंगलियां चटकाते हुए कहा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे भी तकलीफ हुई थी और दर्द भी हुआ था यहाँ। उसने सनम का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, इसलिए अब ऐसा कोई काम नहीं करना मेरी जान जिस पर तुम्हारे साथ साथ मेरी जान पर भी बन जाए। हादी ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे हुए कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ हादी, क्योंकि आप बहुत अच्छे शौहर हैं। सनम ने हादी को देखते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं, तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे खुद प्यार हो जाए। हादी ने इसका माथा चूमते हुए कहा, हाँ, हादी, मॉम बता रही थी कि हया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने मैके आई हुई हैं, यहाँ से तो करीब है ना इनका घर, हम अभी देखने चलें? सनम ने झिझकते हुए कहा, बस आ गई तुम बीवियों वाले छहरूपे पर, जहाँ शौहर रोमांटिक हुआ वहीं फरमाइश शुरू, जब चुप करके बैठी रहो, कल चलेंगे, अभी भी वैसे रात हो रही है, हया के आराम में और मेरे रोमांस में खलल डालने की ज़रूरत नहीं। हादी ने टपकने के अंदाज में सनम को बोला। माविया घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। इसे एहसास भी था हया की तबीयत ठीक नहीं है, मगर जो काम निपटाने थे वो भी बहुत ज़रूरी थे। अपनी गाड़ी वहां से लाना, फिर टीएसपी इफ्तिखार को सारे मामले का बताना, अपने और हया के मोबाइल लेना, इन सब कामों को निपटाते निपटाते रात हो गई। मगर घर पहुँच के इसे नाइमा ने बताया, जैन हया को ले गया है, इसलिए घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। यकीनन 11 बज जाएंगे वहां पर पहुँचते पहुँचते। इसने सोचा, फिर गाड़ी की कीस उठाकर जैन की तरफ निकल गया। हूरबाजी हया बीबी के शौहर आए हैं। वो अभी-अभी हया के बेडरूम से अपने बेडरूम में आई थी। नसीमा ने हूर को आकर बताया, माविया आया इस वक़्त सही है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो शॉल लपेटकर रूम से बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? माविया ने हूर को आता देखा खड़े होते हुए कहा, वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? बैठो। मैं भी ठीक हूँ, आज थोड़ा टफ दिन गुज़रा, वापस घर गया तो पता चला हया यहाँ आ गई। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा इसको देख लूँ। माविया की तफसील से बताने पर हूर मुस्कुराई। इतनी लंबी वज़ाहत देने की ज़रूरत नहीं है, दामाद नहीं हो तुम, बेटा समझते हैं मैं और शाह तुम्हें अपना, ये तुम्हारा घर है, हया तुम्हारी बीवी है, जब चाहे यहाँ आओ। या बताओ, खाना खा लिया है तुमने या नहीं? इसने उठते हुए पूछा, आंटी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, खाना तो मैं घर से खाकर आ रहा हूँ। हूर को उठता देखकर वो खुद भी उठ गया। चलो तुम हया के बेडरूम में जाओ, शाह भी वहीं मौजूद हैं, कॉफ़ी लेकर आती हूँ। हूर ने माविया को देखकर कहा तो माविया ने स्माइल देकर सर हिलाया। हया के रूम का दरवाज़ा खुला तो ज़ैन वो वहीं हया के पास बैठा हुआ इसका सर सहला रहा था और हया सो चुकी थी। हाथ पर चौंक कर ज़ैन ने दरवाज़े की तरफ देखा तो माविया को देखकर चौंका। माविया ने हया की नींद के एहसास से सर के इशारे से इसे सलाम किया, जिसका ज़ैन ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। कैसी तबीयत है हया की, सो गई है? माविया ने एक नज़र हया को देखते हुए ज़ैन से पूछा। थोड़ी देर पहले सोई है, तुम बताओ कैसे हो? फ़ोन बंद था तुम्हारा शाम से। ज़ैन ने बेड से उठकर माविया के बराबर में चेयर पर बैठते हुए कहा, जी, मैं ठीक हूँ। मोबाइल एक्चुअली अचानक ख़राब हो गया था, इसलिए ऑफ था। माविया ने ज़ैन को देखते हुए कहा और दोनों ही हया की नींद के एहसास से आहिस्ता बात कर रहे थे। हया की तबीयत कैसे ख़राब हुई माविया? कल रात को तो बिल्कुल ठीक थी। ज़ैन माविया को देखते हुए पूछा। अंकल, तबीयत तो इंसान की कभी भी किसी वक़्त भी ख़राब हो सकती है, माविया ने मुस्कुराते हुए कहा।
तबीयत तो कभी भी ख़राब हो सकती है, मगर मुझे फ़ील हो रहा है कल रात तुम दोनों के साथ कोई मुसीबत या खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा या कुछ हुआ ज़रूर है। ज़ैन जाती हुई नज़रों से माविया को देखता हुआ कहा, तो माविया ने ज़ैन को देखा मगर फ़ेस एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? हया मेरी बेटी है, मैं सिर्फ़ इसलिए तुमसे जानना चाह रहा था, क्या हुआ कल रात को? क्योंकि कल रात तुम दोनों घर पर नहीं थे, मोबाइल तुम्हारे भी बंद है और हया के पास भी इस वक़्त मौजूद नहीं है। और हया का इस तरह बीमार हो जाना कहीं खौफ से तो नहीं? ज़ैन ने सारी कड़ियाँ मिलाते हुए सवाल किया तो माविया ज़ैन को तकता रहा। सब ठीक है अंकल, ठीक-ठाक हया ठीक-ठाक है, आपके सामने मौजूद है और यकीन रखिए मैं अपनी ज़िंदगी में हया की हिफ़ाज़त अपनी जान से पहले करूँगा। माविया ने ज़ैन को यकीन दहानी कराई मगर वो असल बात टाल गया। वो अपनी जॉब से मुतालिक इश्यूज़ घर में किसी से डिस्कस नहीं करता था। इसका मुझे अंदाज़ा है इसलिए अपनी बेटी के लिए तुम्हारा इंतख़ाब किया। लेकिन आगे अल्लाह ना करे कोई मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे याद करना। माविया के बात टालने पर ज़ैन ने भी इससे कुछ मुनासिब नहीं समझा। इतने में ज़हूर कॉफ़ी लेकर रूम में आ गई। शाह हया कब सोई? हूर ने ज़ैन की तरफ देखते हुए पूछा। अब तुम्हारे जाने के बाद आँख लग गई थी। ज़ैन ने कॉफ़ी का मग थामते हुए जवाब दिया तो हूर ने दूसरा मग माविया की तरफ बढ़ाया। माविया हया को देखने आया है, हूर ने ज़ैन की तरफ देखकर बताया। हाँ, तो सुबह मुलाकात हो जाएगी हया से। माविया कौन-सा जा रहा है, यहीं रुकना तुम्हें आज हमारे साथ। ज़ैन ने कॉफ़ी का सप लेते हुए माविया से कहा, अरे नहीं अंकल मैं सुबह आ जाऊँगा, वैसे भी सुबह छुट्टी का दिन है। माविया ने एकदम सटपटाते हुए कहा, हया को करीब से देखने का, इससे बात करने का दिल तो चाह रहा था, मगर ससुराल में रुकना इसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। छुट्टी का दिन है इसलिए तो कह रहा हूँ, एक दिन हमारे साथ भी स्पेंड करो, मुझे यकीन है खिज़र बुरा नहीं मानेगा। ज़ैन मुस्कुराकर कहा तो माविया भी हँस दिया। ठीक ही तो कह रहा है शाह, तुम रुकोगे तो हमें खुशी होगी। अब के हूर ने भी माविया को देखते हुए कहा, ठीक है फिर आज ससुराल में ही रुक कर देख लेते हैं। इन दोनों के इसरार पर इसने मुस्कुराकर कहा तो ज़ैन और हूर भी मुस्कुरा दिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक बता देना, अब तुम रेस्ट करो, चलें? हूर माविया से कहते हुए ज़ैन ने हूर को चलने का इशारा किया तो वो दोनों अपने रूम में चले गए। माविया ने लंबी साँस खींचकर दरवाज़ा बंद किया और एक नज़र बेड पर सोई हुई हया पर डाली।